मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर, जिसे कि आप एसएससी 77 के नाम से भी जानते हैं। और हम लेकर के आए हैं आपके लिए ईएमआरएस को जो परीक्षा होने वाली है, जिसके कि फॉर्म अभी भी भरे जा रहे हैं। कुछ दिन पहले यानी 31 तारीख को फॉर्म भरने बंद हो गए थे, लेकिन बाद में इसकी डेट बढ़ा दी गई है। तो यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप भर दीजिए और तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। मित्रों, आप जानना चाहते हैं कि इस पेपर में 2 खंड होते हैं। पहला जो खंड होता है सामान्य अध्ययन का, जिसमें आपके इंग्लिश और उसके बाद ये देखिए वो रीजनिंग, हिंदी जनरल के 10 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग आएगी, टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा और कंप्यूटर आता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। पाठ्यक्रम भी दिया गया है, यदि आपने पाठ्यक्रम नहीं देखा तो आप पाठ्यक्रम को अच्छे से देखिए। तो उसमें कुल मिला के आप समझिए कि 80 नंबर की तैयारी जो है आपको जनरल पेपर, वो भी हमारे चैनल के माध्यम से करवाई जा रही है। उसकी क्लासेस, कंप्यूटर की क्लासेस जो है वो अपलोड हो रही हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप देखिए, एकदम बिल्कुल समझ लीजिए आप पाठ्यक्रम के हिसाब से है, एक भी टॉपिक बाहर नहीं है। और या तो हिंदी विषय से जिन्होंने पीजीटी या टीजीटी का फॉर्म भरा है उनके लिए है। और ऐसे आप ये समझिए कि हिंदी से यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो चाहे जिस राज्य की परीक्षा में आप शामिल हो रहे हैं, आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, सेट जो भी परीक्षा दे रहे हैं जिसमें हिंदी साहित्य व्याकरण आता है, तो उन सब के लिए क्लास जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ये यदि आपने क्लास नंबर पहली यानी क्लास नंबर फर्स्ट नहीं देखा तो आप तो जा करके देखिए। हम लेकर के आते हैं आपके लिए 30 क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन होते हैं, आपको परीक्षा में देखने को अवश्य मिलेंगे। तो आप उसे ज़रूर देखिए। उसके अलावा हमारे चैनल पर इन सभी की तैयारी करवाई जा रही है। आप देख सकते हैं क्लासेस बिहार शिक्षक भर्ती, DSSB, टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, सीजीपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, सीएचएसएल, एनटीए, नेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपी SSSC, पेट, सीटेट, यूपी टेट, एमआरएस, सीजीपीएससी, सीजीपैपम, मतलब ऑल इंडिया जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी की क्लासेस। मित्रों, आप थंबनेल देख करके सोचते हैं अरे ये तो नेट के लिए नहीं है, ये तो टीजीटी के लिए नहीं है। आप अपना पाठ्यक्रम मैच करिए ना। पाठ्यक्रम में आपके क्या शामिल है, आपके पाठ्यक्रम में जो टॉपिक है उसे आप देखिए। अब हिंदी हो गया या फिर अंग्रेजी हो गई, उसमें आपको नाउन पढ़ना है, तो नाउन क्या टीजीटी वालों के लिए अलग होगा और पीजीटी वालों के लिए अलग होगा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं। वो नाउन आपके जिस भी परीक्षा में होगा, पीएससी में होगा, टीचर भर्ती में होगा, क्लर्क वाले में होगा, जिसमें भी होगा, आपको पढ़ना तो वही है। तो आप उस हिसाब से पढ़ाई करिए और बहुत ज़्यादा इसके चक्कर में ना रहिए अरे ये इस पर तो थंबनेल नहीं लगा, इसका मतलब इसकी क्लास नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको आपके पाठ्यक्रम के अनुसार सारी क्लासेस मिल रही हैं फ्री ऑफ कास्ट, कोई भी चार्ज नहीं देना आपको। और यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जुड़ना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। बहुत ही प्यारी PDF होती है, आप देख ही रहे हैं कितनी अच्छी PDF है। आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ भी पाएंगे और आपको नोट्स भी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज आप देखिए, ये हिंदी का मॉडल पेपर 2 है। इसके अलावा कंप्यूटर जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा ICT से, तो उसके भी 2-3 क्लासेस हो चुके हैं हमारे चैनल पर। आप जाकर के उसे भी देखिए। एकदम पूरा बेसिक से है, यानी जितना आपके पाठ्यक्रम में है, फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट किया गया है और लास्ट तक हम पहुँचाएंगे उसको, ठीक है। तो सभी क्लासेस को आप ज़रूर से ज़रूर देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। जितनी भी क्लासेस आती हैं सब आपके लिए चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह है। यदि आप भी टीचर बनना चाहते हैं, सपना रखते हैं, तो आपको इस क्लास को अवश्य देखना चाहिए। चलिए पहले क्वेश्चन पर हम आते हैं। निम्न में से असत्य कथन छांटना है आपको। निम्न में से असत्य कथन कौन सा आपको यह बताना है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 बताई गई है, क्या सही है। घोषत्व के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। पंचमाक्षर को ही अनुस्वार कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 5 है। इसमें से आपको ऐसा कथन छांटना है जो कि सत्य नहीं है। चलिए हम चेक करते हैं एक करके। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, बिल्कुल 4 है। अब 4 कौन कौन से हैं तो देखिए, या, र, ला और वा, ये जो है अंतस्थ व्यंजन है। उसके अलावा आपके उस व्यंजन स, ख, श, ह, यानी तीनों सा और हा, ये उस व्यंजन के अंतर्गत आ जाते हैं। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। घोषत्व के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? घोष और अघोष। घोष, अघोष। और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर, क्या पंचमाक्षर को ही अनुस्वार कहा जाता है? बताइए आप। तो बिल्कुल कहा जाता है, ये भी सही है आपका। अब हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 5 है, तो भाई ये बिल्कुल गलत हो जा रहा है, यह सही नहीं है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 5 नहीं, संयुक्ताक्षरों की संख्या 5 नहीं बल्कि 4 है। अब 4 कौन कौन से हैं आप बताइए।
चलिए हम भी बता देते हैं। छ यानी छ से क्षत्रिय, त्रा से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी जिसे आप पढ़ते हैं, और श्रा से श्रमिक। ये चारों जो है वो संयुक्ताक्षर की श्रेणी में आते हैं और संयुक्त व्यंजनों की संख्या हमारी वर्णमाला में 4 ही है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो PDF तो आपको मिल ही जाएगा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ऐतिहासिक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? जी हाँ मित्रों, यह जो है एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। आप जानते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का विभिन्न विद्वानों ने प्रयास किया, तो उनमें से आपको बताना होगा कि किसने लिखा है। क्या श्याम सुंदर ने लिखा है, आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है, फिर राम कुमार वर्मा लिखा, या फिर इनमें से किसी ने नहीं लिखा? किसने लिखा आपको बताना होगा। तो इसमें आप समझ लीजिए कि सबसे पहले हम देखेंगे श्याम सुंदर दास जी को। श्याम सुंदर दास जी ने क्या किया? श्याम सुंदर दास जी ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा उसका नाम इन्होंने रख दिया क्या? हिंदी भाषा और साहित्य। हिंदी भाषा और साहित्य, ठीक है। श्याम सुंदर दास जी का ये हो गया हिंदी भाषा और साहित्य। उसके अलावा आचार्य विश्वनाथ जो है संस्कृत के प्रकांड विद्वान रहे हैं और काव्यशास्त्र में आप उन्हें पढ़ेंगे। आपके हिंदी साहित्य में विश्वनाथ त्रिपाठी जी हैं। और ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है आपका ये हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। क्या नाम है इसका? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और लिखा कब इन्होंने? 1938 में लिखा है। यह भी आपके लिए याद करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में यह भी पूछ लिया जाता है कि इसका प्रकाशन वर्ष कब रहा है या फिर इनका लेखन वर्ष क्या है। तो ये आपको याद हो गया, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, रिटन बाय डॉक्टर राम कुमार वर्मा 1938। एंड आपके जो श्याम सुंदर दास जी हैं, इन्होंने इतिहास को दो इतिहास लिखा है, समझ लीजिए, 2 भागों में लिखा है। 2 भाग नहीं कहा जाएगा बल्कि 2 अलग अलग ग्रंथ ही हैं इनके। पहला है हिंदी भाषा और साहित्य, जिसे इन्होंने लिखा 1931 में, हिंदी भाषा और साहित्य 1931 में। दूसरा है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास, जो कि लिखा गया 1934 में। यानी पहला लिखा 1931 में, दूसरा लिखा 1934 में, जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था 1938 में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है। आपको ये स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आपको अवश्य आता होगा। भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा था? भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा? गारसा दत्तासी ने कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, पादरी एडसन ग्रीव्स ने कहा, या फिर परशुराम ने कहा? कौन से परशुराम? परशुराम क्रोधी या फिर डॉक्टर परशुराम, किसने कहा? तो आपको जानना चाहिए यहाँ पर कि गारसा दत्तासी जो है वो फ्रेंच भाषा में इतिहास लिखते हैं। अपने भारत के लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, वहाँ तक नहीं सोच पाए, क्या वजह रही, वो तात्कालिक परिस्थितियाँ हैं, समझे। लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास जो है हिंदी भाषा में सर्वप्रथम नहीं लिखा गया फ्रेंच भाषा में, उसे लिखा गारसा दत्तासी महोदय ने। तो उसके बाद आपके आ जाते हैं ये जॉर्ज ग्रियर्सन जी। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी लिखा था आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। और उन्होंने ही इसका नामकरण किया, भक्ति काल का नामकरण किया स्वर्ण काल। भक्ति काल को सर्वप्रथम स्वर्ण काल कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और पादरी एडिसन ग्रीव्स महोदय जो हैं, उन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखा है और 1918 में प्रकाशित हुआ ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर डॉक्टर एडिसन ग्रीव्स ने लिखा। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो इतिहास लिखा था उसका क्या नाम था? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए। और इस प्रश्न का जवाब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अब बताइए, फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के प्राध्यापक कौन थे? फोर्ट विलियम कॉलेज, मित्रों, फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है वो 1800 में हुई थी। ये देखिए 1800 में हुई थी। और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें हिंदी विषय के प्राध्यापक कौन थे? राम प्रसाद निरंजनी जी थे, सदा सुखलाल थे, लल्लू मिश्र जी थे, या फिर जॉन गिल क्राइस्ट थे? कौन थे? तो इस प्रश्न का जो जवाब है वह हो जाता है सही, कौन सा? जॉन गिल क्राइस्ट। सदा सुखलाल और लल्लू लाल मिश्र जो हिंदी भाषा के प्राध्यापक थे, लेकिन हिंदी भाषा के विकास में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, अविस्मरणीय योगदान रहा है। आप जानते हैं इन्होंने कितनी कहानियाँ लिखी हैं, कितने साहित्य ग्रंथ लिखे हैं। रंग में भंग नामक काव्य ग्रंथ किसने लिखा है? तो रंग में भंग, वही रंग में भंग जिसके पढ़ेगा वही इसको लिखेगा। तो ऐसा कौन है?
निराला है, जयशंकर प्रसाद है, नागार्जुन या फिर मैथिली शरण गुप्त है। आपको सोच के बताना है, आप सोचते रहे तब तक हम अन्य कवियों के बारे में थोड़ा सा विवरण आपको यहाँ पर दे देते हैं। देखिए, निराला जी जो है वो निराला ही सूर्यकांत त्रिपाठी इनका पूरा नाम मूल नाम है और निराला इनका उपनाम है। इन्होंने लिखा था राम की शक्ति पूजा, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इनकी। यहाँ तक कि आप सोचिए यूपीएससी के सिलेबस में भी राम की शक्ति पूजा को शामिल किया गया है और आपका नेट जेआरएफ के सिलेबस में भी है। सरोज स्मृति जिसे हिंदी साहित्य का सबसे पहले लिखा जाने वाला करुण शोक गीत कहा जाता है, हिंदी साहित्य का शोक गीत कहा जाता है सरोज स्मृति को। इन्होंने अपनी पुत्री के जीवन पर आधारित इस रचना को लिखा है और उसकी पुत्री की जो असामयिक मृत्यु हो जाती है। आप जानते हैं निराला जी का पूरा परिवार जो है वो नष्ट हो चुका था। बंगाल में उनका घर था, वहाँ पर अकाल आ गई, बाढ़ आ गई। उसके बाद वहाँ पर उनके आधे परिवार के लोग संसार से विदा हो जाते हैं। फिर उनकी पत्नी का भी इस संसार से देहागमन हो जाता है और अंत में उनकी पुत्री बचती है। पुत्री भी बीमारी की वजह से चल बसती है। तो बहुत दुखमय जीवन इनका रहा और उन्होंने सरोज स्मृति यानी सरोज के जीवन पर आधारित रचना लिखी, सरोज स्मृति। उसके बाद इन्होंने लिखा जूही की कली। जूही की कली के विषय में यदि आप जाने तो जूही की कली जो थी वो कैसी रचना थी, मुक्त छंद वाली थी और इसे ही केचुआ छंद कहा गया, रबड़ छंद कहा गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने तो अपनी पत्रिका में इस रचना को छापने तब से इनकार कर दिया और कहा कि मैं इसे नहीं छापूंगा, जबकि वह उनके मित्र भी थे। तो जूही की कली की कहानी ये रही। उसके अलावा वह तोड़ती पत्थर उन्होंने लिखा है। वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, बहुत ही प्रसिद्ध रचना। ये चारों ही उनकी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। और देखिए आप जयशंकर प्रसाद, प्रसाद जी के तो भाई कहने ही क्या है। इन्होंने कितने सारे नाटक लिख डाले, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु, है ना। उसके अलावा आप देखेंगे नागार्जुन। नागार्जुन जो है वो उन्होंने क्या लिखा, रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, वरुण के बेटे, कुंभी पाक। देखिए कुंभी पाक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, हाल ही किसी परीक्षा में पूछा गया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। कुंभी पाक, उसके अलावा हीरक जयंती, उग्रतारा, पारो, गरीबदास इत्यादि जो रचना है वो आपके नागार्जुन महोदय की है। अब आप देखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, क्योंकि इस प्रश्न का जो जवाब है सही वो भी यही है, मैथिली शरण गुप्त ही है। तो इनके बारे में थोड़ा और अच्छे तरीके से हम लोग जान लेते हैं। इनका जो जन्म है वह हुआ था 1886 में। कब हुआ था? 1886 में, जिसे आप कहेंगे 1886 में। और कहाँ हुआ था? झांसी के चिरगांव में हुआ था। झांसी के चिरगांव में हुआ था। और इनकी प्रसिद्ध जो रचना रही वो साकेत रही। साकेत तो हिंदी साहित्य का ऐसा कोई विद्यार्थी होगा जिसे यह नहीं पता होगा कि साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। राम के जीवन पर आधारित बहुत ही प्रसिद्ध रचना ये। पंचवटी को इन्होंने लिखा था 1925 में। रंग में भंग जो कि आपके प्रश्न में पूछा गया उसे लिखा था 1909 में। कब लिखा था? 1909 में। जयदत्त वध लिख दिया था उन्होंने 1910 में। ये देखिए आप लिखते चलिए इसको, ये सारे सन जो है आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। आप रिवीजन ना कर पाने की वजह से सन को नहीं बता पाते हैं और परीक्षा में आपका नंबर कट जाता है। विष्णु प्रिया लिखा था इन्होंने 1957 में। भारत भारती लिखा था 1912 में। कब लिखा था? भारत भारती जो है बहुत प्रसिद्ध रचना रही है इनकी। 1912 में लिखा गया भारत भारती को। और उन्होंने लिखा है यशोधरा 1930 में, द्वापर 1936 में, जय भारत 1952 में। ये सारी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगी। चलिए व्याकरण के प्रश्न भी आपकी परीक्षा में शामिल है, तो इसलिए हमने भी शामिल किया है इनको। चलिए आप बताइए, जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाता है उसे क्या कहते हैं? आपको बताना है संबंध बोधक, तुलना बोधक, साधन बोधक या फिर स्थान बोधक। वेरी सिंपल आंसर आप दे सकते हैं संबंध बोधक। इस प्रश्न का जवाब सही हो जाएगा, क्योंकि सीधे सीधे बता रहा है कि आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाता है। शब्दों के माध्यम से ही दिखाएगा और कोई हमारे तरह भाई बहन का रिश्ता बताएगा नहीं, है ना। वाक्य में तो शब्द ही आएंगे, शब्द ही बताएंगे क्या रिश्ता है। चलिए आप बताइए, सर्वप्रथम सिद्धों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? जी हाँ मित्रों, आप जानते हैं कि आपके जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो हैं उनके 2 ग्रंथ हैं प्रसिद्ध, हिंदी काव्यधारा, हिंदी के प्राचीन कवियों कविताएं। तो उसमें से इन्होंने क्या किया, हिंदी जो काव्यधारा है इसी में इन्होंने इस बात का वर्णन किया, 84 सिद्धों के बारे में बताया। 84 सिद्ध कौन कौन से हैं तो उनके बारे में ये रचनाएं बताते हैं। और हिंदी काव्य धारा में ही सरहपा की जो कुछ रचनाएं हैं वो संकलित की गई हैं। तो इस प्रश्न का जो जवाब है आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, हिंदी काव्य धारा, है ना, ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए, ये आप यदि तैयारी कर रहे हैं EMRS की
तो आईसीटी का जो मॉडल पेपर है हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। बहुत ही शानदार, जानदार, दमदार क्लासेस है। उसके अलावा आईसीटी यानी कंप्यूटर जहाँ भी आपके जिस भी परीक्षा में आता है, आजकल तो मित्रों ट्रेंड हो गया है कि हर परीक्षा में कंप्यूटर के सवाल पूछे ही जाते हैं। तो आप उसे जाकर के देखिए, आपके लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न शामिल होगा ये इसमें। बहुत ही अच्छा पीडीएफ बनाया गया, आप देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है ये। तो आप ज़रूर जाकर के हमारे क्लासेस को देखिए। चैनल पर आपको मतलब बहुत सारे क्लासेस देखने के लिए, लगभग सभी विषयों से संबंधित क्लासेस हैं। और आप जानते हैं कि अभी सीजीएसआई की जो परीक्षा हुई है उससे हमारे क्लास से डायरेक्ट प्रश्न आए हैं। आप चाहे जिस भी विषय की बात कर ले, आप हिंदी की बात कर ले, जनरल अवेयरनेस की बात कर ले, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जिस भी सब्जेक्ट की आप बात कर ले, उन सभी से हमारे क्लासेस से क्वेश्चन आए ही आए हैं। आप जाकर के देख सकते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, संस्कृत में कहा गया प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आप जाकर के वीडियो क्लासों को देखिए और खुद ही आपको पता चल जाएगा कि ये सारे क्लासेस कितनी इंपॉर्टेंट हैं। बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, उसे जाकर के आप देखिए। और ये आपकी सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। और यदि आप टेलीग्राम पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जाकर के टेलीग्राम पर सर्च करिए स्मार्ट डिग्री क्लासेस 77 को, और वहाँ पर आप ऐड हो जाइए। नई नई क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, क्लासेस भी आपको मिलती रहेंगी। क्लासेस लगातार आ रहे हैं तो आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, चलिए अब आप बताइए त्रिशूल किसका उपनाम है। त्रिशूल, जी हाँ मित्रों, वही त्रिशूल जो शंकर भगवान के हाथों में विराजमान रहता था, उस त्रिशूल का उपनाम किसने ग्रहण किया बताइए आप। मैथिली शरण गुप्त जी ने ग्रहण किया था, या फिर किसी ने दे दिया था, केशवदास ने, नंददास, या फिर जय प्रसाद शुक्ल सनेही ने। तो यहाँ चलिए एक एक करके देखते जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त जो है इनको दद्दा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दद्दा। और मधुप कहा जाता था, मधुप, मधुप। देखिए आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आपको शुद्ध लेखन और शुद्ध वाचन अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, मधुप कहा जाता था और दद्दा, ये तो मैथिली शरण गुप्त का उपनाम है। उसके अलावा केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक रात में ही रामचंद्रिका जैसी रचना को लिख डाला। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि तुलसीदास मतलब केशवदास जी का कृत्य तो इस प्रकार है जिस तरह प्रेत की तरह उन्होंने एक रात में रचना कर डाली है। कठिन काव्य का प्रेत उन्हें कहा। नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। नंददास और कवि गड़िया, नंददास जड़िया, यानी उन्होंने एक एक अक्षर को मोती जैसे जड़ दिया है। गया प्रसाद शुक्ल जो हैं ये सनेही उपनाम से जाने जाते हैं। उसके अलावा त्रिशूल भी इन्हीं का उपनाम है। किसका उपनाम है? गया प्रसाद शुक्ल जी का उपनाम है त्रिशूल। यहाँ पर टिक कर लीजिएगा, टिक नहीं लगा हुआ कोई बात नहीं, आपको बता ही रहे ना। गया प्रसाद शुक्ल सनेही का उपनाम है त्रिशूल। एक एक कवि को बहुत सारी उपमाएं दी गई हैं जैसे जिनकी योग्यता रही है। अब आप बताइए श्रावकाचार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? श्रावकाचार जो कि लिखा गया था 933 में। कब लिखा गया था? 933 में। और यह हिंदी की पहली रचना मानी जाती है। 933 में लिखा गया था। और इसके लेखक कौन रहे हैं तो हम आपको बता देते हैं, देवसेन महोदय। देवसेन जो है वो इसके लेखक रहे हैं। स्वयंभू अब्दुल रहमान सारापा नहीं हैं। आप जानते हैं हिंदी साहित्य का पहला गद्य लेखक इन्हीं को माना जाता है क्योंकि इनकी लिखित रचनाएं प्राप्त हुई हैं। स्वयंभू तो हैं लेकिन स्वयंभू की कोई रचना प्राप्त नहीं, उनके सिर्फ मुक्तक पद ही छंद ही मिल सके, इसलिए वो सिर्फ प्रथम कवि कहे जाते हैं, उनकी प्रथम रचनाएं नहीं प्राप्त होती हैं। निम्न में से फारसी शब्द नहीं है। जी हाँ मित्रों, आपकी परीक्षा में आता है फारसी, अंग्रेजी, अरबी, तुर्की सब पूछे जाते हैं। सौदागर, अफसोस, अदालत या फिर काजू। तो आप बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा काजू। काजू जो है फारसी भाषा का शब्द नहीं है। कछुआ धर्म, कछुआ धर्म, जो कछुए का भी कोई धर्म होता है। कछुआ धर्म किसका निबंध है? देखिए ऑप्शन में ही आपको आंसर मिल गया। कछुआ धर्म जो है वो नीरजा गुलेरी, गुलेरी की रचना है कछुआ धर्म, जिनका मारिस मोही कुठाम भी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना रही है। मारिस मोही कुठाम, चंद्रधर शर्मा नीरजा गुलेरी भी इनका पूरा नाम था, गुलेरी उपनाम था। ठीक है। अभिमान मेरु किसका उपनाम था? जी हाँ मित्रों, अभिमान मेरु किसे कहा जाता था? पुष्पदंत को कहा जाता था। देखिए पुष्पदंत को कहा जाता था, स्वयंभू को, अब्दुल रहमान को, या फिर देवसेन को। तो अभिमान मेरु किसे कहा जाता है मित्रों? आप बताएं, थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं आप। अभिमान मेरु कहा जाता है आपके पुष्पदंत को। किसको? पुष्पदंत को। आप याद कर लीजिए, अभिमान मेरु जो है वो पुष्पदंत का उपनाम था।
नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? नाथ साहित्य के जो प्रवर्तक हैं गोरखनाथ माने जाते हैं, मत्स्येंद्रनाथ माने जाते हैं, शिवनाथ या फिर प्रभुनाथ। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा मत्स्येंद्रनाथ। जबकि गोरखनाथ जो है वो ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, लेकिन ये गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे और गोरखनाथ ने अपने गुरु मत्स्येंद्रनाथ का कदली प्रदेश में ले जाकर के उद्धार किया था। फिलहाल नाथ साहित्य के जो प्रवर्तक हैं वो आदिनाथ माने जाते हैं, लेकिन आदिनाथ कहा था शंकर भगवान को। उसके बाद आ जाते हैं मत्स्येंद्रनाथ, तो मत्स्येंद्रनाथ जो है इसके प्रवर्तक माने जाते हैं और मत्स्येंद्रनाथ के जो शिष्य थे वो गोरखनाथ। ठीक है। वाक्य खंड के लिए एक शब्द सही सुमेलित नहीं है। चलिए बताइए आप। जो कुछ नहीं जानता है क्या उसे सर्वज्ञ कहते हैं? जो बहुत बोलता है क्या उसे वाचाल कहते हैं? जो सब में व्याप्त है क्या वो सर्वव्यापी है? जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ क्या वो कुलीन है? आपको इन सब में से बताना सही कौन सा है। तो सही जवाब आप समझ ही गए होंगे। सबसे पहला ही है, बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। जो कुछ नहीं जानता है उसे सर्वज्ञ आप कैसे कह सकते हैं भाई? जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं ना, जो कुछ नहीं जानता सर्वज्ञ कैसे कहेंगे? चलिए आगे बताइए। भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? प्रेम मालिका, फूलों का गुच्छा, वर्षा विनोद या फिर प्रेम फुलवारी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये जो रचना वो फूलों का गुच्छा जो है वो खड़ी बोली में रचित है। अब बहुत ही प्रसिद्ध रचना है ये। हिंदी साहित्य में प्रथम 12 मासा का वर्णन आपको कहाँ मिल जाता है? हिंदी साहित्य में प्रथम 12 मासा का वर्णन बताइए बीसल देव रासों में मिलता है, परमाल रासों में, खुमार रासों या फिर पृथ्वीराज रासों में। आप जानते हैं पृथ्वीराज रासों को लिखा चंद्रवर दाई ने, पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित है। और इसमें प्रथम 12 मासा का जो वर्णन है आपको मिल जाता है बीसल देव रासों में। बीसल देव रासों किसकी रचना है हमने आपको बताया है, आप बताइए हमें। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेस। यह पंक्ति किसकी है? क्या यह पंक्ति जो है वो केशवदास की है या बिहारी की है, अमीर खुसरो की, या फिर इनमें से किसी की नहीं? तो यह पंक्ति जो है वो अमीर खुसरो जी के है। अमीर खुसरो के जो गुरु थे उनको जब मृत्यु हो जाती है, गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। उनकी मृत्यु हो जाती है तो खुसरो वहाँ जाते हैं, उनकी मृत्यु पर वह कहते हैं गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेस। या अपने गुरु की मृत्यु पर उन्होंने कहा था। अब आप बताइए निम्न में से असत्य जोड़े की पहचान करना है आपको। जोड़ा आपको बताना है कौन सा असत्य है कौन सा सत्य है। क्या चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं? रोला में 24 होती हैं, हर गीत के में 28 होती हैं या फिर अहीर में 22 होती हैं? आपको इनमें से असत्य पहचानना है मित्रों, सत्य नहीं पहचानना है। कुछ लोग क्या करेंगे पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़े ढंग से और देखेंगे चौपाई 16 मात्रा, हाँ हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही, टिक करके आ जाएंगे। मित्रों ऐसा नहीं करना, इससे माइनस मार्किंग भी है। ये हमारा की जो परीक्षा है उसमें नकारात्मक अंकन है। यदि आप गलत प्रश्नों को करके आ जाएंगे तो आपको सही के भी अंक काट दिए जाएंगे। इसलिए आप जल्दबाजी मत पढ़िए, आराम से प्रश्नों को पढ़िए। आपको पूरा टाइम दिया जाएगा, 3 घंटे का टाइम कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा या फिर आप इतना पर्याप्त आपको टाइम मिल जाता है कि आप प्रश्न को पढ़ करके उसके जवाब दे पाएँ। तो आप जल्दबाजी मत करिएगा और प्रश्न को सही और अच्छे तरीके से पढ़िएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। इसमें जो हो जाएगा अहीर, अहीर जो है वो 12 मात्राएं, उसमें 11 मात्राएं होती है, अहीर 22 मात्राएं नहीं होती हैं। अब चलिए अब आप बताइए। जायसी ने अपने पद्मावत की कथा में आध्यात्मिक अवव्यंजना रखी है। उनकी सारी कथा के पीछे सूफी सिद्धांतों की रूपरेखा है। यह पंक्ति किसकी है? डॉक्टर बच्चन सिंह की है। डॉक्टर बच्चन सिंह का जो इतिहास आप पढ़ते हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह का इतिहास देखिए, तो क्या उनका है ये? डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है या फिर बिहारी की, फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी की? तो आपको जानना चाहिए कि यह जो कथन है वो हो जाता है आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का। राम कुमार वर्मा ने ऐसा कहा। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस कविता की विशेषता रही? चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली रीतिकाल की, भारतेंदु की, द्विवेदी की, अब चायवत की। आप जानते हैं रीतिकाल में नायिका भेद संबंधी रचना ज़्यादा लिखी गई। कौन सी? नायिका भेद। और सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि इस काल का कवि किसी न किसी राजा के संरक्षण में रहा, यानी राज संरक्षण प्राप्त था। अब भाई राज संरक्षण प्राप्त था, ये क्या करेंगे? राजा लोग भोग विलास में मस्त हैं, उन्हें सिर्फ नायिका और नायक के
पद छंद ही पसंद आ रहे हैं। और कवियों को जितने भी लिखा करते थे उनको लेखन के अनुसार उन्हें धन मिलता था, स्वर्ण मुद्राएं दी जाती थी। तो कवि लोग क्या करते थे, स्वर्ण मुद्राओं की प्राप्ति के लिए, या फिर यहाँ यही ज़्यादा कहना ठीक होगा कि उनकी कविता में एक तरीके से देश प्रेम की भावना आपको देखने को नहीं मिली, केवल विलासितापूर्ण रचनाएं उन्होंने लिखी, वर्णन किया। उन्हें बहुत कम आपको देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने वीरतापूर्ण रचनाएं लिखी या फिर समाज के हितों को ध्यान में रख लिखा। क्योंकि रीतिकाल का जो माहौल था राजाओं के शासन या उनके सन्निध में रहने के कारण कवियों ने वही लिखना उचित समझा जो राजाओं को पसंद था। तो उन्होंने, किसी ने उनकी रानी का वर्णन कर दिया, किसी ने अन्य नायिका का वर्णन कर दिया। तो रीतिकाल की प्रमुख विशेषता तो यही रही, नायक नायिका भी ग्रंथ ज़्यादा लिखे गए। और आपका भारतीय युग जो आता है, भारतीय युग में कहा गया कि हिंदी नई चाल में ढली। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, पूछी जाती है कि किस युग के लिए कहा जाता है कि हिंदी नई चाल में ढली, तो यह भारतीय युग के लिए कहा जाता है। द्विवेदी युग को तो जागरण सुधार काल कहा जाता है। सही हो जाएगा। और इस प्रश्न का जो जवाब है आपके लिए वो सही हो जाएगा छायावाद। छायावाद में चित्रात्मक भाषा में लाक्षणिक पदावली विशेषता रही उनकी कविताओं की। आगे आप देखिए, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। तुलसीदास जी ने कहा इस पंक्ति को। देखिए मैंने पहले इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि यह पंक्ति इतनी प्रसिद्ध है, उतनी ही अच्छी है। और हमारे प्रिय कवि तुलसीदास जी तो लेखक भी इतने अच्छे हैं कि उन्होंने जो लिख दिया वह अकाट सत्य है। और आप जानते हैं कि आज भारतवर्ष के हर घर में, प्रत्येक घर में आपको रामचरितमानस मिलेगा। और रामचरितमानस को जितना प्यार प्राप्त हुआ है जनता के द्वारा, उतना शायद अन्य किसी भी ग्रंथ को आज तक नहीं मिल पाया है। हर घर में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हमारे यहाँ अखंड रामचरितमानस का पाठ भी करवाया जाता है, जो 24 घंटे तक पाठ चलता है। फिर हवन होती है, आरती पूजा वगैरह होता है, प्रसाद वितरण होता है। तो बहुत अच्छे तरीके से राम के चरित्र का वर्णन उन्होंने किया है, ऐसा कोई कर नहीं पाया अभी तक। चलिए आप बताइए, संतन को कहाँ सी करी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। भाई ये किसने कहा था? तुलसीदास ने कहा था, परमानंद कहा था, कुंभनदास ने कहा था, फिर इनमें से किसी ने? भाई इनमें से किसी ने नहीं कहा हो ऐसा नहीं हो सकता। इसे कहा था कुंभनदास जी ने। अब बहुत ही विडम्बना कहेंगे हम कि इतने महान लेखक और इतने महान कवि हुआ करते थे, लेकिन उनकी रचनाओं का संकलन जो हमें प्राप्त नहीं हो सका, क्योंकि प्राचीन काल में लेखन की पद्धति भी इस तरीके से नहीं थी कि हर चीज़ को कोई लिपिबद्ध करता। कितने तो महान संत हुए जो केवल गा कर ही खत्म, रचना करते थे, गाते थे, फिर वो खत्म, कोई उनको संकलन करने वाला नहीं था। तो कुंभनदास जी की भी और कुछ नहीं पंक्तियाँ कहीं नहीं प्राप्त होती, सिर्फ यही मिलता है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवाज जात पर रहिया टूटी बिसर गयो हर नाम। और आगे फिर 2 लाइनें हैं उन पर। क्या उन्होंने कब कहा था? या उन्होंने कहा था जब अकबर जो थे, अकबर ने आदेश दिया था या फिर बुलवाया था उनको कि आप आइए और हमसे मिलिए। कुंभनदास जी वहाँ जाते हैं और पैदल चलकर जाते हैं, तो उनकी जो पनहिया यानी पैर में पहनने की जो चप्पल थी या जूता जो भी आप समझिए थी, तो वो टूट जाता है। तो वही जाकर वो कहते हैं, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, यानी हम संत हैं, हमको इस राज दरबार से या राज्य से क्या काम है। आवत जात पनहिया टूटी बिसर गए हर नाम, मतलब हमारा बड़ा नुकसान हुआ, हमारे आने जाने में हमारी पनहिया भी टूट गई और हम हरि का नाम भी लेना भूल गए। भूल क्यों गए भाई? आने जाने में यात्रा उनको असुविधा हुई, तो हरि का नाम कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने ऐसे अकबर के बारे में कहा, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गए हर नाम। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, परीक्षा में पूछी जाती है, आप याद कर लीजिए। कुंभनदास द्वारा यह कहा गया था। रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? गंगावतरण बरवै, रोला चौपाई या फिर सोरठा में? तो मित्रों इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोला में लिखा गया है। रत्नाकर के जो गंगावतरण छंद है वो है, गंगावतरण किस छंद में लिखा गया? तो रोला में लिखा गया, रोला छंद में उन्होंने लिखा है। काव्य रसायन ग्रंथ कितने प्रकाशों में विभक्त है? काव्य रसायन ग्रंथ 10 प्रकाशों में, 11, 12 या फिर 13। प्रकाश का मतलब होता है खंड या कितने भागों में बांटा गया है। भाग, खंड आप जो भी कहना चाहे, तो 11 भागों में बांटा गया है आपके काव्य रसायन नामक ग्रंथ को। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? महादेवी वर्मा आप जानते हैं इनको? नहीं जानते हैं, बताइए महादेवी वर्मा कौन है? महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है इनको। ठीक है, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। मैं नीर भरे दुख की बदली, आपने सुना होगा। बीन भी हूँ तुम्हारी रागनी भी हूँ, या नेट JRF के पाठ्यक्रम में भी है। तो देखिए इसमें जो है महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन अच्छे तरीके से याद नहीं आ रहा, शायद निर्जा होगा, आप थोड़ा देख लीजिएगा इसको, है ना। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस कुटिल, उल्टी कहत नवीन। यह पंक्ति किसकी है? भिखारी दास की है,
पद्माकर की है, घनानंद की है, फिर देव की है। तो यह जो पंक्ति है, भिखारी दास को आप जानते हैं। भिखारी दास टेउंगा के रहने वाले थे, प्रतापगढ़ के टेउंगा के रहने वाले थे। और इनका जो ग्रंथ है बहुत ही प्रसिद्ध रहा है, काव्य शास्त्र का ग्रंथ है। तो आप बताइए, ये हिंदी के अवधि के आदि कवि कहे जाते हैं ना। आप वहाँ जाएंगे, टेउंगा में जाएंगे तो उनका कुछ स्मारक जैसे बनाया गया वहाँ पर, तो ये वहाँ के थे। और पद्माकर, घनानंद, देव, ये चारों आपके दिए गए हैं। उनमें से आपको बताना है कि ये किसकी पंक्तियाँ हैं। आप अपना टाइम ले सकते हैं। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप, जब तक हम आंसर नहीं बताते तब तक आप उस प्रश्न को यहीं पर रोक दीजिए, आगे बढ़िए। जब हम आंसर बताएं तो आप मैच करिए आपका सही आया कि नहीं आया। तो देव हैं, अविदा उत्तम, काव्य मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रसकुटिल, उल्टी कहा नवीन। तो ऐसा किसने कहा था? देव ने कहा था। चलिए अब बताइए, निम्न में से कौन सा अशुद्ध है? अनाधिकार, अंतर्धान, उपर्युक्त, उन्मीलित। अब देखिए, सब लोग क्या करते हैं, हम लोग अंतर्धान कैसे लिखेंगे? अंतर्ध्यान बहुत स्टाइल में लिखेंगे, अंतर्ध्यान कर देंगे उसको। तो भैया ये अंतर्ध्यान जो है वो गलत है। यदि आप अंतर्ध्यान लिख देंगे तो आपके प्रश्न भी वहाँ से जो नंबर आपको मिलने वाले होंगे ना, वो भी अंतर्ध्यान ही हो जाएंगे। और उपयुक्त को तो आप प्रचलन हो गया, उपरोक्त लिख देंगे। उपरोक्त नहीं होता भाई, उपर्युक्त होता है। उन्मीलित भी सही है, आपका अनाधिकार गलत है क्योंकि अनधिकार होता है, अनधिकार ये सही हो जाता है। यानी इसका जवाब हो जाएगा अनाधिकार जो है वो अशुद्ध है, शुद्ध रूप में अनधिकार लिखा जाएगा। हिंदी के विद्यार्थियों को शुद्ध वाचन और शुद्ध लेखन अवश्य रूप से आना चाहिए, उसके लिए आपको अभ्यास करना होगा। साहित्य अकादमी का स्थापना कब हुई? आप बताइए। 1953 में हुई, 1954 में, या फिर 34 में? कब हुई साहित्य अकादमी की स्थापना, कब हुई? थोड़ा सा व्यवधान आया, स्क्रीन बैक हो गई थी। चलिए अब बताइए, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? 53, 54 या फिर 34 में? तो 54 में। 1954 में साहित्य अकादमी नामक संस्था की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है। चोखे चौपदे किसका ग्रंथ है? चोखे चौपदे किसका ग्रंथ है? महादेवी वर्मा का है क्या? दिनकर का है क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, फिर हरिऔध का? तो महादेवी वर्मा का भी नहीं है ये, और आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी नहीं है, उसके अलावा आपके दिनकर जी का भी नहीं। तो बचते कौन है भाई? बचते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी। यह उनकी प्रसिद्ध रचना है चोखे चौपदे। कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है? कला और बूढ़ा चांद, याद करिए आप, थोड़ा सा टाइम लीजिए आप। कला और बूढ़ा चांद, प्रसाद, पंत, निराला। प्रसाद का मतलब यहाँ पर जयशंकर प्रसाद से है। पंत यानी कि सुमित्रानंदन पंत, निराला यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दिनकर यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। चलिए रामधारी दिनकर के बारे में कुछ बताते हैं, इसके पहले व्याख्या नहीं की हमने कुछ रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर इनका जो था वो उपनाम था, अब मूल नाम इनका था रामधारी सिंह। इनका जो रचना है हुंकार 1940 में लिखा इन्होंने, रसवंती भी लिखा इन्होंने 1940 में, और द्वंद्व गीत लिखा 1940 में। कुरुक्षेत्र बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कुरुक्षेत्र 1946 में, सामधेनु 1947 में, उर्वशी जो कि गीत नाट्य है। आपको प्रमुख रूप से ध्यान देना होगा, उर्वशी क्या है? गीति नाट्य। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है, उसकी विधा पूछी जाती है। उर्वशी गीति नाट्य 1961 में लिखा गया। रश्मिरथी लिखा गया 1952 में। परशुराम की प्रतीक्षा, यह तो आपने बीए में पढ़ा होगा। यूपी में, यानी जब मैं बीए कर रही थी उसके पाठ्यक्रम में शामिल था परशुराम की प्रतीक्षा। 1963 में लिखा था इन्होंने। इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, ये जो है आपके रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, बहुत प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद के बारे में तो कहना ही क्या, वो तो नाटककार हैं, बहुत प्रसिद्ध नाटक लिखे, चंद्रगुप्त लिखे, दुर्सामने लिखे, अस्कंदगुप्त लिखे। तो ये सारी रचनाएं उनकी बहुत ही प्रसिद्ध हैं, बच्चा बच्चा इनकी रचनाओं को जानता है। अरुण या मधुमेह देश हमारा, ऐसा कौन है जिसको नहीं सुना हो, है ना? अरुण या मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। इन्होंने विदेशी बालिका से कहलवा दिया इसको। विस्तृत क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बहुत जानकारी आपको मिलेगी। चलिए, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है कला और बूढ़ा चांद। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं उनके बारे में भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि उन्होंने और कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। तब तो हमें समझ में आएगा कि आप कुछ तैयारियां कर रहे हैं या फिर सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे हुए हैं। यह परीक्षा आपके भाग्य के भरोसे नहीं होने वाली है, आपकी मेहनत के भरोसे चलने वाली है।
आप तैयारी कर रहे हैं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के लिए, जिसके लिए एक आईसीटी का मॉडल पेपर हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। रोज़ क्लासेज आ रही हैं, आप देखते रहिए। जनरल पेपर के जितने भी विषय हैं उन सभी की क्लासेस आपको हमारे चैनल पर मिलने वाली हैं, क्योंकि जनरल पेपर तो चाहे कोई हिंदी से टीजीटी कर रहा हो, चाहे इंग्लिश से, चाहे मैथ से, चाहे इकोनॉमिक्स, जिस भी सब्जेक्ट से कर रहा हो, जनरल पेपर सबके लिए 80 नंबर का जो है आपका ये टॉपिक, वो सारे विद्यार्थी पास करेंगे। और 70 नंबर का उनका जो विषय होगा, जो टीजीटी के लिए 70 नंबर है, शायद पीजीटी के लिए 80 नंबर है, तो जो भी इतना भी है, यानी आप समझिए आधे से ज़्यादा तो आपका जनरल पेपर ले जाएगा। तो जनरल पेपर की तैयारी भी आप अच्छे तरीके से करते रहिए, उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है। सेकंड पेपर आप समझिए जो आपका खंड दूसरा है, जो आपके मेन सब्जेक्ट का है, उसमें तो आप थोड़ा सा तैयारी करते रहे, क्योंकि आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जनरल पेपर जो है बहुत आवश्यक है, आपका सिलेक्शन रुक सकता है। इसके अलावा मित्रों, रीजनल लैंग्वेज जो आपने 2 सेलेक्ट करी है, जिसने जो भी लिया हो, तो रीजनल लैंग्वेज में क्या करना है, आपको 40% अंक हासिल करना अनिवार्य है। यानी हिंदी और इंग्लिश आपको 10 में से 4-4 क्वेश्चन जरूर सॉल्व होने चाहिए, तभी आपके आगे की जो कॉपी है वो चेक होगी, या OMR हो जिस पर परीक्षा होगी चेक होगी, आगे नहीं तो चेक नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आप ICT की क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आप चैनल पर विजिट करिए, बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। जिस किसी भी सिलेबस आपके कंप्यूटर उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शानदार, जानदार, दमदार क्लासेस आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, तो आप जरूर करिए। हिंदी साहित्य के टॉप 30 MCQ की जो श्रृंखला हम लेकर आ रहे हैं, आपको कैसी लग रही है आप जरूर बताते चलिए, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते जाइए कि आपको यह क्लासेस अच्छी लग रही है कि नहीं, लेवल आपको कैसा लग रहा है क्लासेस का, आप जरूर बताइए। क्लासेस जो है वो भी चल रही हैं। और मित्रों ये देखिए, क्लास अभी जारी है, इससे मुझे याद आया, नाटक अभी जारी है, वह रचना किसकी है? चलिए आपको होमवर्क ले लीजिए, अपने बताइए, नाटक अभी जारी है, रचना किसकी है? हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों के लिए आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, जिसको भी इस क्लास की आवश्यकता है उससे उस तक पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक शानदार, दमदार, जानदार क्लास के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।